अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एके शो। आज का हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल की जंग। और इस टॉपिक में मेरे साथ डिस्कशन में होंगे मेरे को होस्ट अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं? ठीक ठाक जी, हैं? शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल में होने वाली शदीद जंग जो पकड़ चुकी है, शिद्दत का इख्तियार कर चुकी है। मैं आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या चीज़ ने ट्रिगर किया एकदम इतना बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट, इतना मसला स्टार्ट हो गया? जी, ये कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। इंटरनेशनली और न्यूज़ में हर तरफ इस वक्त है। जो मैं इसको बिफोर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बात करूं, मैं ये बताऊंगा कि नेतन्याहू की जो ख्वाहिश है ना, उसने इसको ट्रिगर किया है। हम्म, उनकी जो ज़ाती इंटरेस्ट है ना उनका, ये ये जो वो सिर्फ अपना राज चाहते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये उस ख्वाहिश ने अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन क्रिएट की है। तो ये ट्रिगर इसलिए हुआ है कि जबकि एक प्री प्लान एग्रीमेंट चल रहा है, जिसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है अमेरिका का और ईरानियन जो थे वो 15 जून को कतर में बैठने वाले थे, या जो कि इसमें न्यूक्लियर पावर ना हासिल करना, एटम बम ना बनाना, जो कि ईरान पर्सनली ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो उनके मजहबी पेशवा हैं, वो भी कह चुके हैं कि वो इसको अच्छा नहीं समझते या न्यूक्लियर बम को। या अब जो ट्रिगर करने की बात ये है, ये ट्रिगर प्रैक्टिकली ऐसे हुआ है कि 13 जून को इसराइल ने मेरे ख्याल में तारीख का सबसे सक्सेसफुल और ऑफेंसिव अटैक किया ईरान के ऊपर, जिसने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीन और मेजर जो उनके जनरल्स थे, टॉप लेवल की क्रीम थी आर्मी की, और उसके बाद 10 साइंटिस्ट, जिनमें एक टॉप साइंटिस्ट भी शामिल है, लेकिन सुना है कि वो बच गए हैं। खबर उनकी भी शहादत की थी, लेकिन सुना है कि वो बच गए। तो 20-22 जो टॉप की मेंबर्स थे ना, एलीट। एलीट थी, जो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जो आर्मी के चीफ थे वहां के, उनको एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, इसराइल ने। मुसाद की। मुसाद और वो आगे या जाके डिस्कस करेंगे एनीवे, लेकिन ट्रिगर का मैं आपको बता रहा हूँ, 13 जून को ये इसराइल ने हमला किया। या और इतना ऑफेंसिव हमला था कि जनरली कॉन्सेप्ट यही था कि ईरान इज ओवर, ईरान का जो रजीम है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो अब शायद सरवाइव ना कर सके इसके बाद। तो कॉज जो है ना, ये इसको स्टार्ट करने का, वैसे तो ये 1948 का चल रहा है, ये या 1948 का ये मसला चल रहा है, बल्कि 1917 का मसला चल रहा है, जब जब बेल्फेयर जो थे, मिस्टर बेल्फेयर जो थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि भाई इसको, वो चाहते हैं कि इसराइली जो है उनको अपना वतन फलस्तीन के अंदर बना के दिया जाए। तो एनीवे, या लेकिन ये टू मसला, स्टेट थ्योरी जो चलती थी काफी देर से। टू स्टेट थ्योरी तो अभी जाके हुई थी ना, यूएनओ में जाके कंफर्म हुई कि भाई लड़ाई जो हो रही 1948 से, ये गए हैं वहां पे हम्म, और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते गए, जो जिनकी जगह थी उनको निकालना शुरू कर दिया, तो फिर वो कंफ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन अभी का जो रिसेंट जो वॉर हुई है, इसमें मिस्टर नेतन्याहू ने मिसकैलकुलेट किया ईरान को, और उन्होंने फर्स्ट डे तो उनका था, पर रेस्ट इज ऑल ईरान का है, ये मैं समझता हूँ। तो विल डिस्कस फर्दर कि आगे जाके कि क्या ही है। ठीक हो गया। अच्छा, ईरान ने कैसे रिस्पॉन्स किया जो इतना उनका अटैक हो उनके सुप्रीम लीडर्स पे, यानी कि जो आर्मी के लीडर्स पे, और सारा कुछ कैसे? मैं आपको बताऊं, कोशिश के बावजूद कि हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और हम वाइज ना हो, हम्म, मैं आपको ये, आप मैं ओवरवेलमली मैं कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है कि आई नेवर सपोर्टेड ईरान एनीवे फॉर मेनी रीजंस। क्यों ना, वो जो उनके हमारे अपने कंट्री के इतने इशू हैं, हम उनको क्या कहें। लेकिन मैं समझता हूं कि एक ही इस्लामिक स्टेट है वर्ल्ड में, वो ईरान है। जिस तरह ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और जितना ईरान को दबाया गया है या पिछले 30-40 साल के अंदर, मैं कहता हूँ वो वाकई एक कमाल नहीं कौम है, जो जिसके बारे में कहा जाता है ना कि ये जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते, ये वो कौम है हम्म, जिसके बारे में इस्लाम में बताया गया है कि ये लोग शहीद होना प्रेफर करते हैं। मैं कहता हूँ कि ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, उसकी पूरी डिटेल आगे जाके हम बात करेंगे। जब पहला वो दिन का वाकया हो, तो उसके बाद ये लगता था कि शायद पैनिक हो जाएगा, बहुत पैनिक तो हुआ होगा। जी,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी ईमानी कुव्वत के साथ उसको होल्ड किया है, सारे लॉसेस को, और डिज़ाइन किया, प्लान किया। और आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एनीवे, बिकॉज़ इन्होंने उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है। और मैं हैरान हूँ कि ये कैसे इतनी एलीट एक जगह पे, एक टेबल पे मर्डर हो गई उनकी, एक जगह पे शहीद हो गई सारी। बहरहाल ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो आई एक्सप्लेन यू फर्दर, आगे जाके मैं बताता हूँ कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या था। लेकिन ईरान का 7वां दिन है आज इस जंग का। ईरान कॉन्स्टेंटली उसने बैकफुट पे ले गया है इसराइल को, इजराइल। इतना नुकसान कर दिया इसराइल का। उनके जो डिफेंसिव है, उनका जो आयरन डोम था, जो हर आने वाले रॉकेट को बेसिकली उन्होंने आज तक डायरेक्ट किसी हुकूमत के ऊपर हमला नहीं, किसी गवर्नमेंट पे हमला नहीं किया, किसी कंट्री पे हमला नहीं किया आज तक इस तरह। वो ये समझिए कि ये भी हिजबुल्लाह है, ये भी वही है Yeah. जो हमास है, तो कोई मसला नहीं। अब उन और वो ये भी जानते हैं कि ऑल वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने दबाया हुआ है, 40 साल से सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान क्या कर लेगा। और एक ऐसा इंप्रेशन है इसराइल का कि कोई कंट्री उसके साथ पंगा नहीं करना चाहता। ईरान ने वो जो जादू है ना, वो मैजिक है, ईरान ने तबाह करके रखा, मिथ ही खराब कर दी है। उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब इमेजिन करें कि इसराइल के अंदर के जो उनके सिटीजन है, वो कह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट को कि तुमने पहले प्रोवोक क्यों किया है ये ईरान को, क्योंकि वैसे तो चल रहा। ईरान जो था वो इंटरनेशनल जितने उनके मुआहदे थे उसकी पाबंदी कर रहा था। जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो यूरेनियम जो हम रिफाइन करते हैं, उसको जो उसका टेस्ट लेवल चेक करती है, वो एनपीटी पे उसके साइन है, और जो इंस्पेक्टर्स को वो अलाउ करता था देखने का, तमाम मुआहदे के मुताबिक चल रहा था, हर चीज प्रोसेस के ऊपर चली, कोई चीज उसने ब्रेक नहीं की। कंपेयर टू दैट इसराइल ने कभी उसके पास ऑलरेडी बॉम्ब्स हैं। अब इमेजिन करें, ये भी चीज गौर करें कि इसराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को अलाउड है न्यूक्लियर बम लेना, Yeah. और ईरान को अलाउड नहीं है। आई डोंट नो क्या से ये एक स्टैंडर्ड है भाई। असल में मैं ये कहूँगा कि हम बीइंग ए मुस्लिम, हम पैदा ही ऐसे टाइम में हुए हैं जहाँ पे मुसलमानों का बैड टाइम है, और इसकी वजह खुद मुसलमान ही है। Absolutely. ये किसी को ब्लेम नहीं आप कर Yeah, सकते, yeah, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं जा सके, दूसरे चले गए और वो कामयाब हो गए। एनीवे, ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही इफेक्टिव एंड इट्स ऑन गोइंग, एंड उसने इसराइल को बैकफुट पे ले गया है। जितनी तबाही इसराइल के अंदर 4 शहरों में कर दी है। अब मजे की बात यह है कि वो तो लोग इंतहाई अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। yeah. ईरान में तो ऑलरेडी क्राइसिस है, गाजा में ऑलरेडी क्राइसिस है, गाजा को तो खत्म ही कर दिया। खत्म ही हो गया। ठीक है, इमेजिन करें आप मुझे मैं मुझे वो बच्ची याद आती है जो गाजा में, जो हॉस्पिटल में शहीद हो गई थी बच्ची। वो कहती थी कि मैं अल्लाह के पास जाऊंगी और मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि ये अल्लाह मेरी मदद करेगा इस मसले में ना, जैसे कोई इस तरह का उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी जाके तुम लोगों की। दैट पॉसिबली शिकायत हर्ड हो गई, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था ना इसराइल का, उसने मरवा दिया इसराइल को। और जितना इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, अब वो गले पड़ गया इनके। तो वो डिस्कस इन फर्दर एनीवे, जब आप आगे चल के देखते हैं इसमें क्या। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इतने सीरियस अटैक्स हो रहे हैं बोथ साइड की तरफ से, और काफी ज्यादा बॉम्बिंग और मिसाइल्स अटैक्स हो रहे हैं, तो कितनी डेथ हुई और क्या डैमेज हुए, लाइक अगर आप हमें कुछ बता सकें दोनों जी, साइड। मैंने जो लेटेस्ट हमने कोशिश की है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो रेफरेंस के साथ आए हमारे पास, ऑथेंटिकेट हो, लेकिन फिर भी मैं माजर चाहता हूँ अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन। जो पहली बात तो ये है कि इसराइल जो है ना वो उसको ओपन नहीं होने दे, वो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा अपनी पब्लिक को भी, और इंटरनेशनल मीडिया को। वो नहीं चाह रहे कि ये पब्लिक हो या इंटरनेशनल मीडिया पे जाए ये चीज, जो वहां पे डैमेजेस हो रहे हैं। Yeah. फिर भी उनकी 24 हलाकतें हैं, 24 लोग उनके जो है ना वो इजराइलीज जो है ना वो उनकी डेथ हुई है। और जो कि ईरानियंस हैं उनकी मेरे ख्याल में 420 उनकी जो डेथ्स हैं, शहादतें हैं वहां पे हुई हैं इसराइलीज की। ये ह्यूमन लॉस, ईरानियन सिटीजन्स की। तो ये ह्यूमन लॉस में तो 24 और 420 का डिफरेंस है दोनों में। लेकिन 24 इजराइली एक ऐसी कौम जो तकलीफ नहीं देख सकती, और जो तबाही उन्होंने देख ली है, वो इतने पैनिक हो गए। जो बंदे
वो वही बात जब मैंने एक दफा इंडिया पाकिस्तान के वॉर में कहा था कि इंडिया को लूज करने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी yeah, बॉटम पे खड़ा है, yeah. क्या लूज करेगा पाकिस्तान, ऑलरेडी उसकी सिचुएशन बड़ी डेंजरस है पाकिस्तान की और फ्रेजाइल है। इंडिया जो बूमिंग इकोनॉमी है, तरक्की कर रहा है, तो अगर जंग हुई तो इंडिया के लॉसेस ज्यादा, जो घर शीशे घर में रह रहे लोग होते हैं उनके टूटने का खतरा ज्यादा होता है। दैट्स एग्जैक्टली हैपन टू इजरायली पीपल। सो लॉसेस में जो जानी लॉसेस हैं उसमें इसराइल के 24 लोग मर्डर हुए हैं, इसमें मारे गए हैं, और ईरानियन के 420 सिटीजन जो है ना, उनके बारे में खबर है कि उनको शहादत मिली है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि जो दोनों साइड पे इसराइली और ईरानी जो पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन है, क्या सेइंग है उनकी? अच्छा, मैं इमेजिन करें कि फ्राइडे की प्रे ईरानियों ने ओपन ग्राउंड में अदा की है, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लाखों की तादाद में ओपन ग्राउंड में एक ग्रुप में जाके उन्होंने नमाज अदा की है। यार ये क्या लोग हैं, ये ब्रेव, क्या लोग हैं, डरते नहीं। लाइफ उनको पता है ये लाइफ है ही कुछ नहीं। Yeah, और जो इसराइलीज हैं उन्होंने बंकरों में जाके छुपे हुए हैं, और कितने इसराइलीज ऐसे हैं जो साइप्रस में जाके पनाह ले रहे हैं। साइप्रस में स्पेशल उन्होंने उनके लिए इंतजाम किए हैं अच्छा, जहाँ पे वो जाके और पनाह ले रहे हैं। इजरायली गवर्नमेंट ने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि रिफ्यूजीज को जगह दी जाए। अब आप इमेजिन करें, ये गजा के लोगों के ऊपर ये बना रहे थे कि उनकी जगह पे लिए जा रहे थे सब, उस फलस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने, वो जो सेटलमेंट्स हैं उसके जरिए इन्होंने टेक ओवर कर, अब इनको अपने लिए फिर साइप्रस वगैरह मुल्कों में जाके पनाह लेनी पड़ रही है। हालात देखें कैसे चेंज हो रहे हैं। एक मुसलमान कंट्री के स्टैंड लेने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और 56 कंट्री ऐसे हैं जो मुंह देख रहे हैं अभी इस बात के ऊपर। एक इसराइल ने बड़ा गर्क करके रखा हुआ है तमाम, बिकॉज ऑब्वियसली जो जितनी डेवलप नेशन है वो बिहाइंड है, उसके फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है, उनकी बहुत स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका में, एब्सोल्युटली दे आर वेरी स्ट्रांग इन वेरी अमेरिका, सक्सेसफुल। वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, जो ईरान जो इसराइल ने अब स्ट्राइक अब की है, व्हाई नाउ, पहले क्यों नहीं की? देखें उनका मकसद सॉरी, उनका मकसद है, नेतन्याहू का ना एक अपना पर्सनल बड़ा कैरेक्टर है, वो एक्सेप्शनली करप्ट प्राइम मिनिस्टर है इसराइल, एक्सेप्शनली जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर है। उनकी हिस्ट्री है, उनके ऊपर केसेस चलते हैं करप्शन के। वो आई एम सॉरी टू गिव एन एग्जांपल, इट्स जस्ट लाइक इंडिया में जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान को बैशिंग करते हैं, और जब भी मोदी का थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू होगा वो पाकिस्तान को कह देंगे जी ये टेररिस्ट है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एकदम एक इमोशंस जो है ना, दैट्स एग्जैक्टली द केस नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू जब भी थोड़ा सा वीक पड़ना लगता है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो इसी को, ईरान को, हमास को, हिजबुल्लाह को ब्लेम करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है। हमास ने अगर 7 अक्टूबर को 2 साल पहले अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिसके जवाब में उन्होंने गाजा को वाइप ऑफ कर दिया, 33,000 चिल्ड्रन वीमेन बुचर कर दिए, तबाह कर दिया पूरा गजा। मुझे, मेरी अपनी एनालिसिस है, हमास भी पार्ट ऑफ इसराइल है, उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब आप इमेजिन करें, कितने मर्जी आप जज्बाती हो, अब ईरान ने कभी अटैक नहीं किया इसराइल के ऊपर, एक पूरा कंट्री है, एक पूरा पावरफुल कंट्री है, हमास से तो ज्यादा पावरफुल है, हमास तो उसकी प्रॉक्सी थी ना, वो तो पूरी गवर्नमेंट। लेकिन आप इमेजिन करें कि कैसे हमास के लीडर इसराइल को चैलेंज कर सकते हैं, एक टाइनी सा ग्रुप कैसे इतनी पावरफुल कंट्री को चैलेंज कर सकता है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो प्रोवोक इसीलिए करते हुए, बाय डिजाइन प्रोवोक करते हैं। उन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, हमास को मैं पर्सनली टेररिस्ट समझता हूँ, मेरे अपने एनालिसिस है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन लोगों का जो अटैक था इसराइल के ऊपर, वो उस अटैक ने दावत दी इसराइल को कि गजा को खत्म कर दो। तो इट्स कॉमन सेंस कि आपको पता है आप इसको जेर नहीं कर सकते इस दुश्मन को, तो आप क्यों करेंगे ऐसा? आपको पता है कि आपकी साइड का ज्यादा नुकसान होगा। मगर अहमद, आपकी बात किसी हद तक ठीक भी हो सकती है, हमारे कोई प्रूफ तो नहीं है। मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूँ, मुझे पता है कि वो हमास ऑलवेज बीन प्रॉक्सी ऑफ ईरानियंस, और जो हिजबुल्लाह है उसमें भी, और जो हुती हैं उनके भी पीछे ईरानियन का ही है, उनका एक स्ट्रेटजी है ना ईरानियन। मगर जो 7 अक्टूबर को हुआ उसमें जो इसराइल ने अटैक किया, उन्होंने बहाना ही ढूंढा बेसिकली, उन्होंने जो वाइप आउट कर दिया पूरे गाजा को। अब आपके पास एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने ईरानियन जो सुप्रीम जो कमांडर्स थे उनको मारना था,
सो दे कैन डू दैट वन। मगर वो हमास के नाम पे उन्होंने पूरी आवाम ही उड़ा दी। वो उनको भी टारगेट कर सकते थे, लाइक मोसाड के थ्रू या किसी, अगर वो ईरान के अंदर जाके कर सकते हैं तो गाजा तो बिल्कुल उनके साथ है। 100%। सो दे हैवंट अटैक लाइक दिस। ये आपका जो, सॉरी बात कर रहा हूँ, ये जो आपका पॉइंट है ना, यही पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Yeah. ये वो रीजंस नहीं है कि इस हम्म, वजह से अटैक किया गया। ये क्यों, वो जो हमास को वो हमेशा कहते हैं कि वो इनोसेंट सिटीजन्स के पीछे थे, वो छुपे हुए थे, वो हाइड ले रहे थे पब्लिक की। ये तो यहाँ पे तो प्रॉपर कंट्री है, पूरा कंट्री। यहाँ पे तो आप को कोई, अब आप इमेजिन करें, यहाँ पे आप सिविलियन को भी मार रहे हैं, सब कुछ Yeah. कर रहे हैं, और वहां पे आप ने स्पेसिफिक टारगेट कर पूरा रहे शहर ही उड़ा के रख दिया हैं। वहां पे। तो वो इंटरनेशनली इसराइल को बहुत सपोर्ट हासिल है, वेस्टर्न कंट्रीज टोटली बिहाइंड स्टैंड करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अभी आपका क्वेश्चन था कि रिसेंटली क्यों, या इस वक्त के अटैक की इसलिए वजह। उन्होंने अटैक किया। एक तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 12 जून को खत्म हो गया, जो ईरानियंस जो एग्रीमेंट था अमेरिकन के साथ कि वो ये नहीं करेंगे, न्यूक्लियर का नहीं करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट 15 को दोबारा उसकी मीटिंग होनी थी कतार के अंदर और दोबारा उसको रिन्यू किया जाना था। लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला इसमें ये नजर आता है अभी करने का कि जो मिस्टर नेतन्याहू हैं उन्होंने मिसकैलकुलेट कर दिया। उनको पता था कि हम इनको मारेंगे और रिजीम चेंज करें, क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट है वो बड़ी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। वो अपनी पब्लिक को, वो ओबियसली वो एक रिलीजियस माइंडसेट है और वो आज़ादी नहीं देना चाहते कि आप हाफ शॉर्ट्स पहन के खवातीन सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है। टू बी ऑनेस्ट, आई टेल यू वन थिंग, I'm not belong to the same section of Islam, but I think they are the real Muslim, to be honest, the way they are conducting as a religion को, जैसे वो अपने रिलीजन पे स्टैंड कर रहे हैं ना, खड़े हैं वो अपने रिलीजन पे, तो काइंड ऑफ यही इस्लाम है भाई। आप उसको ले लें, आप उसको छोड़ दें, इस्लाम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, खवातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी, इंसान को जिंदगी कैसे गुजारनी है उसमें प्रिंसिपल बताए गए हैं। अब आपको अच्छे लगते हैं या आपको अच्छे नहीं लगते, ये एक और बात है, पर वो है ऐसे ही, इधर यू टेक इट और इधर यू लीव इट। ईरान ने जो भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है ना इस्लाम का, उसके मुताबिक वो अपनी आवाम को लेके चल रहे हैं। अब वो जो, अब मसला ये है कि इतना बेहया इतनी बढ़ गई है, इतनी लाइफ जो है ना वो इतनी आज़ादी मांगती है, वीमेन मैन इतनी आज़ादी मांगते हैं कि वो जो इस्लामिक थॉट्स हैं वो शायद मैच नहीं करते जो आज का लिविंग स्टैंडर्ड है या स्टाइल है, उसमें रिस्ट्रिक्शन आती है। तो इसलिए पब्लिक उनके खिलाफ है। और इसराइलीज ये समझते थे कि जैसे हम ये टॉप लेवल, एक तो न्यूक्लियर का वो खत्म हो जाएगा खतरा, दूसरा ये कमांडर्स वगैरह मारे जाएंगे, तो जो रिजीम चेंज है ईजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको पीछे से ये कुछ इधर से भी है कि पब्लिक भी शायद उनका साथ देगी, पर वो ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल उल्टा हो गया सब कुछ। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डेफिनेटली इसराइल की बात हो रही तो अमेरिका की बात तो जरूर होगी। क्या अमेरिका इंटरवीन करेगा डायरेक्टली? देखिए, मैं वैसे जो आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्स्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने अपनी कैंपेन में कहा था, मैंने ये पहले भी एक दफा डिस्कस किया है कि भाई मैं जंगें नहीं पसंद करता, एंड दिस इज ट्रू। अब इसराइल का एक ऐसा मसला है, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि सेटअप इतना पावरफुल है। ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, ही डजंट लाइक वॉर्स। आप उसको मनी दें, वो आपका दोस्त है, आप उसकी बात मानते जाएं, वो आपका दोस्त है। अगर मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि ट्रम्प शायद इतना सक्सेसफुल प्रेसिडेंट नहीं होगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन जो स्टैब्लिशमेंट है उसका एक माइंड सेट है, और ट्रम्प जो है ना बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है, जो बातचीत है, वो कहाँ जाएगी? देखें, ये सब जो है ना, इसको पंजाबी में बोलते हैं रंगबाजी। ये जो इसराइल कर रहा है ना, ये रंगबाजी है। डिप्लोमेसी तो अब खत्म हो गई। ईरानियंस इतना नुकसान उठाने के बावजूद इतने फर्मली स्टैंड कर रहे हैं, वो तो पहले नहीं बना रहे थे न्यूक्लियर। मजेदार की बात यह है कि व्हाई दे आर नॉट अलाउड एंड व्हाई इज अदर पीपल अलाउड। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वो इसलिए अलाउड नहीं है कि अरब भी नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर बनाए। MBS ने खुद बोला था कि अगर ईरान बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। इट्स गोना बी वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान स्ट्रांग हो। अब देखें, अगर आप गौर करें कि मुसलमानों को यूनिफाइड होना चाहिए, नॉट टू लाइक किसी, नॉट टू बी एग्रेसिव टू अदर पीपल। पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए, और पीस की जो मेन एक शर्त है कि सबके राइट्स का ख्याल रखा जाए। ये जियोग्राफिकल राइट्स हैं, ये आपके सिटीजन राइट्स हैं, ये आपकी
एथिकल राइट्स हैं या आपके रिलीजियस राइट्स हैं, सबका एहतराम होना चाहिए। अगर कोई मेरे सामने जूश बैठा है तो मेरे पास उसके लिए इज्जत होनी चाहिए, उसका एहतराम, उसकी मालो जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है एक तरह से, अगर वो मेरे सामने खड़ा। लेकिन इसी तरह सेम मेरा बीइंग, अगर मैं मुसलमान हूँ और जूश मेरे सामने खड़ा, तो मेरी जो जानो माल है उसके भी राइट्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। सबके लिए पीस होना चाहिए, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसी नहीं है ना, इधर तो दुनिया का एक निज़ाम है। जितनी कत्लो गारत इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जितनी कत्लो गारत रिलीजन्स ने करवा दी है ना, अब आप इसको रॉन्ग और राइट करें, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो अनदर रिलीजन हो। ये तीन मेन जो डिवाइनिंग रिलीजन्स हैं, इनके अलावा जो भी रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स की बेस पे आप हेट क्रिएट करते हैं, रिलीजन्स की बेस पे आप कत्ल गारत करते हैं। उसकी वजह ये है कि असल में ह्यूमन नेचर है ना। हम अगर आप एक अफ्रीका से लें मुसलमान, एक आप एशिया से मुसलमान लें, एक अरब से मुसलमान लें, उनका कुरान पाक को सेम कुरान पाक है, सेम उनका फेथ है, इंटरप्रिटेशन और वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, तो वो अपनी मर्जी से उसको ट्रांसलेट करते हैं। कुछ कल्चर की एक कल्चरल चीज है, और एक ये है कि आपके लिंक्स है ना। आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो डिवीजन आई है इस्लाम के अंदर, उस डिवीजन ने उनको सेपरेट कर दिया। तो हर एक मुसलमान का अपना स्टाइल है, लेकिन ओल्ड रिलीजन आपको बोलते हैं जी पीस, एक्सेप्ट मैं समझता हूँ एक रिलीजन ऐसा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो ये समझते हैं कि वी आर द बेटर, वी आर द चोजन, द अदर जो लोग हैं ना, ये लोग जो हैं, ये ह्यूमन नमा जानवर है, ठीक है। अब एक ऐसी चीज है कि जो कोई अगर रिलीजन आपको कम कर देता है, वैसे तो हर रिलीजन में इंसान है जो अपने आप को बेहतर समझते हैं। जैसे मैं मुसलमान हूं तो मैं समझता हूँ कि नॉन मुस्लिम शायद बेहतर नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो मजहब ही नहीं है जो दूसरे को बेहतर नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह ने बनाए ना सब लोग। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप पैदा हुए, आप क्रिश्चियन पैदा हो गए, तो आपका क्या कसूर इसमें? अगर मैं मुसलमान पैदा हो गया तो मेरा क्या कसूर इसमें? आई हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। ये प्रॉब्लम है। तो जिस प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन क्या था आपका कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहाँ जाएगी? सॉरी, हम बिल्कुल ही हट गए जवाब में। तो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का तो अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि ईरान ने खुद ही, इसराइल ने खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि डिप्लोमेसी का कोई अभी फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। जब तक ईरानियन तो ये कह रहे हैं जब तक हम अपना मिशन पूरा नहीं कर लेंगे, इनको सजा नहीं देंगे, उतनी देर तक तो हम कोई बात टेबल पे नहीं करेंगे। एंड क्वाइट राइटली, बिकॉज सब कुछ चल रहा था, अचानक इतना बड़ा उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो अब ईरान की मर्जी है। ओब्वियसली अगर आप मेरे पे अटैक कर देंगे, मैं आपसे कैसे बातचीत करूंगा? नेवर गोना हैपन एनीवे। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बोथ साइड, ईच साइड, वो अपना गोल कैसा देख रही है? क्या गोल है उनका इस वक्त? अच्छा, बज़ाहिर दोनों का जो गोल है ना, वो दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं है इसमें। जो इजरायलीज हैं वो तो चाह रहे हैं जी रजीम चेंज हो जाए और न्यूक्लियर ना बना सके ईरान, जबकि ये गोल नहीं है उनका। उनका गोल है ग्रेटर इसराइल। और वो हर कंट्री में, सीरिया में उन्होंने सक्सेसफुली अपना इन्फ्लुएंस कायम कर दिया है, जॉर्डन ऑलरेडी उनके साथ है, इराक में भी उनकी से है। तो वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने सऊदी अरेबिया तक आना है। और पाकिस्तान की तो खैर, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। उनका गोल यही है बस, उनका ये कोई गोल नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। उनको पता है कि इस्लामिक कंट्रीज में अगेन वही बात आ जाती है, जो मिडल ईस्ट अरब कंट्रीज हैं वो रिच कंट्री हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, लाइफ आसान कर ली, लेकिन उनको बहुत खतरा है इसराइल से। अब नहीं होगा शायद, अब उनको पता चल गया है कि भाई वी कैन हैव सम गट्स टू डील विद। अब उनका एंड गोल यही है, इसराइल का एंड गोल है ग्रेटर इसराइल, और कोई इनका गोल नहीं है। कोई बनाता है, अब उसके बाद वो ईरान के बाद वो पाकिस्तान पे आएंगे। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी जो है, अनफॉर्चुनेटली अगर ये सपोर्ट नहीं करते, तो फिक्र ना करें, नेक्स्ट नंबर इन्हीं का है, इन्हीं को नंबर नेक्स्ट ठोकना है उन्होंने। अगर आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को ट्रैप ही कर रहा है। अगर आप ट्रू फ्रेंड देखें ना, तो चाइना ही पाकिस्तान का ट्रू फ्रेंड है, बिल्कुल। अमेरिका ट्रू फ्रेंड नहीं है, नेवर बीन। अगर आप अमेरिकन के कहने पे कुछ करेंगे। अच्छा, ईरानियंस का जो एंड गोल है, उसमें जो मेरे ख्याल में जो फलस्तीन टू स्टेट एक आइडिया है, वो फलस्तीनी स्टेट के सपोर्ट में है। और ओबियसली उनका एक अपना एक रिलीजियस थॉट्स हैं, वो उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं। अब ये जो हुआ है
गजा में जो हुआ है, ईरान ने रिफ्रेन किया ना, कोई हमला नहीं किया इसराइल के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि गजा के इतने बच्चे बुचड़ कर दिए, 33,000 बच्चा मार दिया और औरत रेप कर दी इन्होंने, कई 17 हॉस्पिटल उनके तबाह कर दिए, और अलशफा हॉस्पिटल जो था वो उसको उड़ा दिया इसराइलियों ने, बच्चे अंदर मर गए सारे। अब उसके बावजूद ईरान ने अटैक नहीं किया डायरेक्ट इसराइल के ऊपर, लेकिन इसराइल ने अटैक कर दिया उनके ऊपर। वो ये समझे कि भाई हम जाएंगे मारेंगे। इतना जबरदस्त ऑफेंसिव अटैक था, कोई और कंट्री होता तो शायद वो संभल ही ना सकते, पर ईरानियन चूंकि मोहब्बत करते हैं शहादत से, तो इसलिए वो सर्वाइव कर गए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन है हाँ फारसी, जी, पर्शियंस, पर्शियन एम्पायर तो 4 साल, वो 4,000 4,000 years साल ago, के yeah. अच्छा, मेरा अगला दो, आई थिंक I'll ask you 2 more questions. जो रीजनल और ग्लोबली इस पे क्या इम्पैक्ट होगा ये रीजनल ग्लोबलिक्स। मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं देख रहा, हर जगह पे कह रहे हैं जी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही है, इट्स गोना बी स्टार्ट। आई डोंट रियली सी दैट। और मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि सब शकूक व शुबात के बावजूद ट्रंप जो है ना वो तीसरी अजीम जंग नहीं होने देगा, मुझे लगता है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो 99 पीपल अपोजिट कह रहे हैं इस वक्त। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका की अपनी पोजीशन को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त, इकोनॉमी भी उनकी डाउन है। बस उसने जब वोट लिया था तो उसने वोट इसलिए लिया था कि हम जंग से बाहर निकलेंगे, हम अमेरिका को स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएंगे, हम अमेरिका को वापस अपनी उसकी जो शान थी उसके मुताबिक लाएंगे और हम जंगें नहीं करें। एंड he need to keep that promise to be surviving in future। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे हमेशा बात करके शुक्रिया। बड़ी अच्छी इंसाइट मिलती है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या क्या फ्यूचर है? देखिए नेक्स्ट में दो चीज़ें बड़ी आपको ख्याल रखना चाहिए। आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए ईरान के साथ। राइट। अगर ईरान फॉल हुआ तो पाकिस्तान का नंबर है नेक्स्ट। अब पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनका कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, दे आर सिलेक्टेड। अभी तो रिसेंटली हमारे चीफ साहब ने उनको तो नहीं बोला, पर उन्होंने कहा कि आई डोंट नो मेटाफोरिकली उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुत्ता भी हो तो हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। बात तो ठीक है, कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री। लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने कुत्ता बोला, मैंने मीडिया पे सुना है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसका, जो उन्होंने लफ्ज़ अगर बोला है एलिजिडली, अगर ये लफ्ज़ बोला है तो दैट मीन कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी रेफरेंस कर रहे हैं एज ए डॉग, एज ए कुत्ता। लेकिन जो फ्यूचर है इसका यही नज़र आ रहा है कि जंगें जो हैं वो जो इसका जो फ्यूचर है वो मुझे यही लग रहा है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी और लॉसेस जो होंगे वो उसको रिकवरी का चांस मिल जाएगा, और शायद इसराइल दोबारा थिंक करे अपनी पॉलिसी को। ये जो उनका है ना, शायद इससे मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि शायद जो फ़लस्तीन का मसला है, अब ईरान उस टेबल पे प्रेशर ज़्यादा डाल सकता है कि भाई फ़लस्तीन का मसला, टू स्टेट थ्योरी जो है उसको रिवाइज किया जाए। ईरानियन ने कमाल कर दिया है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं कुछ लॉसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमने रिकॉर्ड निकाला है इस जंग के दौरान। जो इजरायली लॉसेस हैं उसमें 24 इंडिविजुअल्स की हलाकत की खबरें हैं, मेजॉरिटी सिविलियन विद कंफर्म डेथ्स हैं, और जो इनका जो इलाका है तिल अवीव, हाइफा, रमत कैन, वन इज बेर शिबा, इन शहरों में बॉम्बिंग की गई है। ठीक है, टोटल इंजर्ड जो अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं वो 240 हैं इजराइलीज, और मोस्ट इंजरीज ड्यू टू मिसाइल स्ट्राइक्स हुई है जो कि पब्लिक स्ट्रीट्स पे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पे और एक हॉस्पिटल को भी ईरानियन मिसाइल ने हिट किया है। 50 इंजर्ड हैं जो सोरोका मेडिकल सेंटर 19 जून को अटैक किया गया उसके ऊपर। 190 इंजर्ड हैं जो कि स्ट्राइक्स बिटवीन 14 जून से 21 जून तक, 14 जून टू 21 जून, ये जो 190 इंजर्ड हैं ये वहाँ से जो लिए गए हैं। अब उसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हॉस्पिटल जो है उसको डायरेक्ट मिसाइल इम्पैक्ट हुआ। ईरानियन सिजिल मिसाइल 19 जून को हिट हुआ, स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ हॉस्पिटल को। 3 फेटेलिटीज रिपोर्टेड ऑन साइट, 50 वॉन्डेड थे, 3 लोग मर गए, 50 जख्मी हुए हॉस्पिटल के अंदर।
रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हाइफा में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को मिसाइल लगा, 2 लोग जो थे वो मारे गए। अब आप देखें इसमें ये भी है कि ये नंबर बहुत कम बताया जा रहा है। ये सैकड़ों लोग हैं जो मर चुके हैं बिल्डिंग्स के अंदर अभी तक। Yeah, वो अभी रिपोर्टेड और definitely जो numbers will go. इजरायली मीडिया वो बताना नहीं चाहता। तेल अवीव में रामत गैन एरिया है कोई, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज में है। तो 3 सेपरेट बिल्डिंग्स में मिसाइल लगे हैं। इसके अलावा एक है सेडर रूट एंड एशकलन लाइट स्ट्रक्चरल डैमेज फ्रॉम इरानियन ड्रोन्स इंटरसेप्टेड मिड एयर फॉलिंग डेब्रिज डैमेज रूफ टॉप्स। यूएस एम्बेसी तेल अवीव में डैमेज हुआ है इस फायरिंग से। और अच्छा, मिलिट्री और डिफेंस लॉसेस में हरमस 900 ड्रोन शोट डाउन 18 जून को। अब इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो ज्यादातर तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए और वो, लेकिन जो उनका निकल जाता है Yeah, वो बहुत बुरा डैमेज करता है उसको। अम, उसके बाद सिचुएशन की पोजीशन है जो ईरानियन जो आयरन डोम है, वो बेसिकली अब उसका डिफेंस सिस्टम वीक पड़ रहा है क्योंकि वो too much attacks. इतनी क्वांटिटी में वो Yeah, yeah, yeah. बॉम्बिंग हो रही है कि वो Ballistic missiles वो भेज रहे हैं Yeah. ये ओके। उसमें ये है कि जो एक दिन में 7 ड्रोन्स एंड 4 मिसाइल्स रिपोर्टेडली ब्रीच करके डोम को वो गए हैं इसको। तो हालात जो है ना वहाँ के काफी खराब हैं देखा जाए तो। 1.5 मिलियन इजरायली स्पेंड नाइट्स इन बॉम्ब शेल्टर्स। 1.5 मिलियन, yeah. ये 14 से 20 के दरमियान, जो 14 जून से 1.5 million. जी 1.5 15 लाख 15 लाख. लोग थे, उन्होंने बंकर्स में अपनी नाइट्स गुजारी। सिविल फ्लाइट्स ग्राउंडेड फॉर 48 आवर्स, मेजर डिसरप्शन एट बेन गोरियन एयरपोर्ट तेल अवीव, रोमन एयरपोर्ट इलात, यहाँ पे फ्लाइट्स नहीं है। स्कूल क्लोज हैं सारे शहरों के और ये वो। तो इस तरह जो मेजर है प्रॉब्लम्स वो इसराइल के जो है उनको बहुत बड़ा डैमेज है। इसराइल के बहुत बड़ा डैमेज है क्योंकि वो कभी नहीं समझते कि फेस कोई नहीं किया सर. ईरानियन जो इतनी बड़ी जरूरत कर Yeah, देंगे। yeah. मिसकैलकुलेटेड है उनकी। ठीक है. थैंक यू सो मच अहमद. नो प्रॉब्लम। हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जंग जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन ईरान के अटैक से इसराइल को ये तो अंदाज़ा हो चुका हुआ कि वॉर कहाँ ले जाती है। जो जितनी तबाही उन्होंने गाज़ा में फैलाई आज उनको खुद भी फील हो रहा होगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।